नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी जुड़ गए हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, नया बांग्लादेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 साल बाद एक ऐसा बंदा सीधे नीचे उतरता है हवाई जहाज से परिवार के साथ, जो 2007-8 में गिरफ्तारी के डर से भाग गया था और जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शायद 7 साल की सजा सुनाई गई है और जिसके खिलाफ 80 से ज़्यादा मुकदमे थे। उन सब मुकदमों को वापस लिया जाता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग में जो सज़ा सुनाई गई थी उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं है। लेकिन पूरा चाक-चौबंद, सुरक्षा, ताम-झाम, पूरी भीड़ जुटाई जाती है, जैसे कोई फरिश्ता आ रहा है और अब बांग्लादेश को बचा लेगा या इसका उद्धारक बन जाएगा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, तो ना तो इनकी मम्मी, ना इनके पापा कभी भारत के समर्थक रहे या जो भारत की विदेश नीति है, उसके खाँचे में फिट बैठते रहे, बल्कि इन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा ही साजिशें रची और भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दी। ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया, जो भारत में जगह-जगह तोड़-फोड़, मार-काट कर रहे थे और अस्थिर करने की और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये अगर चुनाव जीत भी जाते हैं या इनको अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा भी दिया जाता है, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनुस से बेहतर रहेंगे या यूनुस से भी और बदतर स्थितियाँ होने वाली हैं? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था आपने बोला नया बांग्लादेश। आई मीन पहले तो उसमें ही मेरे को हंसी आ गई। बट ये एक अननोन एंटिटी है सर। ये जो जिसकी एंट्री हो रही है ये बड़ा अननोन सा है, क्योंकि 17 साल से ये यूके में रहा है। 17 नहीं, ज्यादा हो गया एक्चुअली। 2008-9 में भागा था, तो वहाँ वही 17-18 साल हो गए इसको। उसके बाद सर इसकी ये वहां पर जाने से पहले 17-18 महीने जेल में भी रहा था। तो जैसे आपने बोला, इसके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसने जो करी हैं, जो यू नो लॉ इसके ऊपर जो केसेस वेसेस हैं, वो केसेस वेसेस तो सर ऐसे देशों के अंदर आपको पता होना चाहिए, वो कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी कोई इतना उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, ऑप्शन क्या है? ग्राउंड पे क्या-क्या हो रहा है अभी इस टाइम पे? ग्राउंड पे 3 तरह की ताकतें हैं सर। एक है सेंट्रल लाइन ताकतें, बहुत छोटी हैं, वीक हैं। एक है जिहादी ताकतें और एक है इसकी ताकतें। ठीक है? सेंट्रल लाइन ताकतें, अगर आप बोलेंगे कि भई थोड़ा बहुत अवामी लीग है उसके अंदर, थोड़े बहुत अलग दूसरे लोग हैं। जिहादी ताकतें हैं जो ये आपकी जो नेशनल सिटीज़न पार्टी है और उसके बाद जमात और ये सब चीज़ें हैं। तीसरा ये जो अभी एंटिटी आया है, तो ये 3 तरह की ताकतें हैं यहाँ पर। कोशिश ये है कि तीनों में से कोई एक मतलब कुर्सी पे बैठ जाए आगे जाके इलेक्शन के अंदर। बट देखिए, कल इसको जो रिसीवल आपने देखा, ये सब मिला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने में, क्योंकि इतना इनके पास पुल था नहीं। इंस जो बीएनपी है, अभी तक जिसके बारे में बात चल रही थी कि इनके पास इतना पुल था नहीं। तो ये आके बेसिकली अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ से देखें क्या होता है, तब तब पता चलेगा इधर पे एक्चुअल सीन क्या है। दूसरी तरफ से हुआ क्या है सर कुछ दिनों पहले तक? क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुआ, हिंदुओं पे अटैक हुआ। तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ पे धक्का डालने की कोशिश करी गई। उसके बाद आप देखेंगे कि यूनुस की सरकार के ऊपर ये जो हादी-वादी का पूरा जो चक्कर हुआ, ठीक है? यूनुस की सरकार ने इसको भारत की तरफ डालने की कोशिश करी, बट सच्चाई बाहर निकली कि भैया ये भारत का कोई लेना-देना नहीं था। एंड उसमें हमारे जैसे लोगों की फोटोएँ लगा के इन लोगों ने काफ़ी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करी कि ये देखो, ये लोग बोल रहे हैं मारो, मारो, तो भारत ने किया है ये सब। तो वो सब भी था। वो तो हादी के भाई ने ही खंडन कर दिया और कह दिया कि ये चुनाव जी, टालने के लिए खुद जी। यूनुस ने मरवाया है उसको। तो बेसलाइन वही है सर। बेसलाइन ये है कि किसी तरह से तीनों जो पक्ष हैं वो सोच रहे हैं किस तरह से हम लोग पावर को पकड़ के बैठें। अब जो जिहादी ताकतें हैं और ये सब हैं सर, वो बड़े फ्रीली ऑपरेट करती हैं यूनुस के अंडर पे। तो या तो उसको चाहिए कि ये इलेक्शन खारिज हो और यूनुस बैठा रहे,
दूसरा नहीं तो वो जो ये जो बच्चों-वच्चों की पार्टी है, सिटीज़न्स पार्टी, ये लोग आएँ क्योंकि ये तो गधे हैं, इनको कुछ पता है नहीं। एंड इनके पाकिस्तानी जितने हैंडलर हैं, वो सारे आराम से यहाँ पर जो भी करना है, ये कर सकते हैं। इसके आने से सर कुछ एक बैलेंस बन सकता है कि अगर ये मतलब आउटराइट मेजॉरिटी में आता है, जो बड़ा डिफ़िकल्ट है सर। क्योंकि मेरे हिसाब से जो ताकतें हैं बाहर की, क्योंकि सर बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बांग्लादेश नहीं कर रहा। बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का गेम है, ठीक है? जहाँ पर आप अपनी रॉ को देखते हैं, आईएसआई को देखते हैं, अमेरिका की सीआईए को देखते हैं, चाइना की एमएसएस को देखते हैं, केजीबी को देखते हैं। ये सब एजेंसीज़ यहाँ पर खेल रही हैं। अब जो अमेरिका और ये जिहादी और ये जो पाकिस्तानी ताकतें हैं, ये सोच रहे हैं किसी तरह से यहाँ पर हम लोग पावर में रहें। तो ये 2 तरह से हो सकता है, या तो ये खुद पावर में आ जाएँ, या फिर एक वीक कोएलिशन बन के कहीं न कहीं खड़े हो जाएँ सर। अब वीक कोएलिशन अगर आप देखेंगे सर, भारत के अंदर भी जो चीज़ें करी जाती हैं, वो किसी को पावर में लाने के लिए नहीं करी जाती। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मोदी जी को उनको मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कि मोदी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। उनको चाहिए मोदी आए लेकिन थोड़ा वीक आए, राइट? 2024 में हमने देखा वीक करने की कोशिश करी गई और ये मतलब वीक हुए, बट उतना वीक नहीं हुए जितना ये चाहते थे। ये थोड़ा ज़्यादा वीक चाहते थे कि यार 100 180 तक आ जाते। और आपको पता ही था उस टाइम पे काफ़ी एक एक चीज़ चली थी कि मोदी जी का एक्चुअल जो आना चाहिए था डीप स्टेट और इन इन पावर्स के हिसाब से, वो 180 के करीब में था। ताकि बाकियों को जोड़-जाड़ के फिर हर 2 महीने में के वहाँ पर एक नो कॉन्फिडेंस चले, ये चले, वो चले, और मतलब आप प्रेशर में रखें और जो चीज़ें आपको करानी है उसके बाद कराते रहें। यहाँ पर मोदी जी आए हैं 240 के अंदर, वो मतलब 303 से ज़्यादा पावरफुल हैं, वो अलग चीज़ है। बट चाहते ये थे। तो ये इनके लिए सबसे मैच करेगा, सबसे ब्लेंड करेगा। अब ये कैसे लाते हैं, ये आगे जाके देखना है। बीएनपी, बीएनपी देखिए कोई वो भी एक जिहादी ताकत है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको याद होगा, इसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। जब खालिदा ज़िया थी, तो काफ़ी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें होती थी देश के अंदर उस टाइम पे। चट्टग्राम के अंदर ट्रक पकड़े गए थे भरे हुए वेपन्स के साथ, जो उल्फा के पास जा रहे थे। काफ़ी उल्टे-सीधे काम होते थे इनके साथ भी, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पकड़ा गया था, इसका भी काफ़ी कुछ टेढ़े-मेढ़े रोल थे। उसने भी उस टाइम पे बड़े टेढ़े स्टेटमेंट देता था। आज थोड़ा आके इसने एक बैलेंस सी बात करने की कोशिश करी है कि नहीं यार, हमको थोड़ा बांग्लादेश फर्स्ट, हम सबके साथ खुश रहेंगे, इंडिया के साथ भी बात करेंगे, चाइना के साथ भी करेंगे, सबके साथ करेंगे, हमको ये ऐसा कोई काम करना नहीं है। तो ये एक बैलेंस चीज़ें लाके बोलना चाहता है। अब यहाँ पर एक एक पावर है सर, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, व्हिच इज़ द अवामी लीग। अवामी लीग बिल्कुल। की जो स्ट्रीट पावर है सर, वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और ये चीज़ हमने देखी है जहाँ पर शेख हसीना की बात करने के भी ऊपर भी पूरा रेजिस्टेंस खड़ा हो जाता है एकदम से ही। तो क्या अवामी लीग वाले इस तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इसको लाने के लिए? क्या ऐसा लाने दिया जाता है? क्योंकि स्ट्रीट वायलेंस और ये सब चीज़ें हैं, तो एक बड़ा बोलते हैं ना, खिचड़ी से भी बुरा है सर ये जो सिचुएशन है। तो ईज़िली बोलना कि भैया ये आके पूरा सब कुछ बदल जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। बट यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यूनुस के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा हुआ है। यूनुस और जिहादियों के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा हुआ है। आखिर में मैं यही बोलूँगा सर, ये पहले तो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि पता चले इसको ही ठोक दिया। अब सर सही है। बेवकूफ़ी कर ही रहे हैं, तो फिर व्हाई नॉट, इसको ही ठोक दिया पकड़ के। तो ये पूरी चीज़ें हमको थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि इस टाइम पे अगर अब मैं बोलूँ कि नहीं-नहीं ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, बहुत डिफ़िकल्ट है ये बोलना सर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। अभी एक कहीं पे कहीं आग लगी, किसी ने कुछ कर दिया और फिर सारे खड़े हो जाएँगे वहाँ पर, तोड़-ताड़ ये वो एंड ऑल दैट। तो ये एक एक बड़ी गंदी सिचुएशन है। ऊपर से माइनॉरिटीज़ के ऊपर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरह से हादी को वो करा, ये करा, लेकिन दीपू के लिए किसी ने नहीं बोला, तो वो भी देख रहे हैं लोग वहाँ पर, कि यार ये क्या है? ये कैसे होता है? उसका भी एक प्रेशर है कि यार तुम्हारे नीचे हिंदू मारे जाते हैं। अबे हिंदू तो सबके नीचे मारे जाते थे वहाँ पर, कोई इतना वो नहीं है। शेख हसीना के नीचे भी बड़ी ज़ोर से मारे जाते थे। तो एक बड़ा टेढ़ा-सा सिचुएशन है सर, इसमें कुछ स्पष्ट तरह से बोलना बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट कोशिश इसकी रहेगी कि कहीं न कहीं एक बैलेंस्ड चीज़ लेके आए और थोड़ा बहुत अपना
रौब रब्बा पकड़ के रखे ताकि कहीं न कहीं वो कुछ कर सके आगे। बाकी सर कहना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। तारिक रहमान के पीछे कौन है? अमेरिका है या नहीं है? अब ये भी देखिए इसके बारे में भी अगर आप जमात की बातें सुने तो वहाँ पर जमात ने आज उनके एक लीडर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो बोलते हैं कि ये जो जमात है इ इ इनके अंदर ये तारिक रहमान आया है, ये क अमेरिका का बंदा है, यूके का बंदा है, MI6 का बंदा है, इंडिया का बंदा है। तो ये सबको इन्होंने यहाँ पर चेप दिया है। बट हाँ सर, कुछ ना कुछ तो होगा, पीछे से बात कुछ हुई होगी कि नहीं होगी। अभी तो बहुत जल्दी है इसके बारे में बोलना क्योंकि इसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी सारे वेस्टर्न इसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। तो देखते हैं सर, अभी कहना इसके लिए बड़ा क्लियरली बोलना बड़ा डिफिकल्ट है बट वहाँ पर ये एलिगेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। मेरे को जो लगता है सर देखिए अगर अमेरिका में ने भी इसको भेजा होगा, यूनुस की जो वीकनेस थी सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस थी। अ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस इसके अंदर है कि नहीं है क्योंकि ये भी इसने भी कुछ करा नहीं है। ये कोई पावर में थोड़ी रहा है। ये एक बड़ा फिगर है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस जो बांग्लादेश के अंदर आई है, वो एक गवर्नमेंट बदलने से चेंज नहीं होगी सर। तो ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर चाहे जो मर्ज़ी आए, ये बड़ी एक्सप्लोसिव रहने वाली है। और यहाँ पर भारत का जो कंटेनमेंट प्लान है उसके अंदर ये काफ़ी एक रोल प्ले करेगा आगे जाके। तो मेरे हिसाब से सर अगर ये इलेक्शन होता भी है, तो भी केओस रहेगा, नहीं भी होता तो भी केओस रहेगा। ये चाहे अमेरिका से बैक होके आया हो और यूनुस को हटाने का प्लान किया गया हो कि यार यूनुस को हटाओ, इसको लाओ, बिकॉज़ वो तो गधा निकला एकदम से ही। तो बात सिमिलर रहेगी सर, आपके अगेंस्ट में काम चलेंगे इधर पे, यहाँ पर अमेरिका वाला वही आएगा, सिमिलर चीज़ रहेगी। बट जो स्ट्रीट है, जो एक उजाड़ आया है बांग्लादेश की पॉलिटी के अंदर, एक एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, वो मुझे जाता दिखता नहीं है। तो भारत की तरफ से अगर आप इसको देखेंगे कि ये चैलेंज रहेगा आपको और लोग बोलते हैं इसको मारो। मार भी लो सर, फिर भी चैलेंज थोड़ी खत्म हो जाएगा। चैलेंज डर जाएगा और जब डरता है तो आपको पता है फिर जिहादी करते क्या हैं? जिहादी और एक्टिव हो जाते हैं। तो उसका उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये आपको थोड़े टाइम तक खींचना पड़ेगा, इसको धीरे-धीरे करके मोल्ड करना पड़ेगा। ये बड़ा एक टेढ़ा सिचुएशन है जहाँ पर आप देखिए मारने को तो सर 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट चाहत ये रहेगी कि आप यहाँ पर अंदर घुसो, ताकि वियतनाम में जैसे अमेरिका को मारा गया था। सड़क बाय सड़क, सड़क बाय सड़क वो चीज़ करने की बिकॉज़ मिलिटरीली इनके पास कुछ नहीं है। तो ये जिहादियों को वेपन पकड़ाएँगे, सड़क बाय सड़क आपको लड़ना पड़ेगा उधर पे, तो ये इनकी चाहत रहेगी। अब क्या ये तारिक रहमान रोक सकता है उसको? नहीं रोक सकता। क्या ये भी आके इसको भी कोई ठोक दे पता चले तो? वो भी तो हो सकता है ना, पता है इसको ही मार दिया। इसके बाप को सही, तो सर आर्मी ने ही मारा था। ठीक है जी, आपको बिल्कुल। याद होगा ज़ियाउर रहमान को मारा था इसकी इसकी ये क्या था वो कर्नल था कुछ था, जिसने मारा था इसको। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती रही हैं। तो कोई मेरे को सर इतना कोई फ़र्क नहीं दिखता क्योंकि जो एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो बिगड़ा है वहाँ पर, वो काफ़ी टाइम तक ऐसा रहेगा। क्योंकि एक एक देखते हैं ना सर जब क्या होता है कि आप एक-एक राह पे जब आप चले जाते हो और स्पेशली इस टाइप के राह पे जहाँ पर आपको अराजकता में पावर दिखती है, फिर कुछ बदलना बड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। सवाल एक्चुअल में ये भी खड़ा हो रहा है, जो बीच में र्यूमर थी या वाक़ई सही सही खबर थी कि जमात और बीएनपी के बीच में कुछ सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं। जमात और बीएनपी के बीच में भी 4 सीट्स के ऊपर सीट शेयरिंग की बात हुई है सर। जमात और एनसीपी के बीच में भी सीट शेयरिंग की बात हुई है, दोनों के बीच में। अब ये लोकलाइज़्ड सीट शेयरिंग है कि टोटल सीट शेयरिंग है, ये एक एक बड़ी इसके अंदर कुछ कहना अगेन इट्स अ वेरी वेरी दिस थिंग बट मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस कहता है कि साहब ये लोकलाइज़्ड सीट शेयरिंग है किसी एक एरिया के अंदर। इट इज़ नॉट बड़ा कि भई इतना कुछ यू नो अ, अ, राष्ट्रव्यापी नहीं है, नहीं सर। देशव्यापी नहीं है। हुँ। देशव्यापी मेरे हिसाब से जमात एनसीपी के साथ जाएगी सर, क्योंकि ये जो एनसीपी के लड़के-छड़के हैं, इनके पास इतनी अकल है नहीं कि इनको ये पता चले कि जमात का एक्चुअल प्लान क्या है। तो ये घुसे हुए हैं, नहीं वो बांग्लादेश ये वो।
हम बांग्लादेशी हैं, भारत हमको तंग करता है, ये इन पूरे नैरेटिव के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पूरा ये ऐसी ही है सर अभी। और आप अभी लेकिन देख और भी और भी चीज़ें दिखेंगी आपको। अभी आपको दिखेगा कि भई इनकी बॉर्डर पेट्रोल की तरफ से कुछ चीज़ें पकड़ी जाएँगी कि भैया वो देखो जी इंडिया हमारे अंदर हथियार भेज रहा है, इंडिया हमारे अंदर ये भेज रहा है, इंडिया हमारे अंदर ये भेज रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आएँगी आगे जाके। तो एंटी इंडिया गेम तो अभी चलता रहेगा ये। चुनाव तक तो कम से कम चलना ही चलना है। सर उसके बाद भी चलेगा ये। हुँ। बिकॉज़ और ये जो आदि जी खबर आ रही थी, आप कुछ कह रहे थे शायद? जी, देखिए सर चुनाव के बाद भी जो पाकिस्तानियत है, राइट? ईस्ट पाकिस्तान तो बन गया ये। जो बिल्कुल। पाकिस्तानियत है वो थोड़ी चली जाएगी सर। तो वो बड़ी एक एक क्रेज़ी सी चीज़ है। पाकिस्तानियत कहाँ जाएगी? हम अगर सोच रहे हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तानियत खत्म हो जाए और ये अगर बीएनपी वाले आ जाएँ तो ये थोड़े इंसान बन जाएँगे, ना वो नहीं होता। आज ढाका यूनिवर्सिटी में फिर भारत विरोधी नारेबाजी हुई है और ये लोग बाहर निकल कर के आए हैं, कुछ धरना-वरना मेन मार्केट में या सड़क पर शुरू किया है और फिर से इन्होंने कहा है कि हादी के हत्यारों को जो है गिरफ्तार करो। भारत विरोधी नारे इसी ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में जुलाई 2024 में ये पटकथा लिखी गई थी 5 अगस्त की जब तख्ता पलटा गया था। अब फिर भारत विरोधी नारे, इसके बावजूद भारत विरोधी नारे आदि जी के हादी के भाई ने खुल कर के कह दिया है, कैमरों पर कह दिया है कि उसकी हत्या के पीछे तो यूनुस है। चुनाव टलवाने के लिए ये सब किया गया है। तो ऐसे में मतलब सुनना बंद कर चुके हैं ये ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या है क्या? और ये भारत विरोधी इस तरह की मुहिम ये सुनने के बावजूद कि उसके परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि यूनुस ने निपटवाया है। देखिए सर ऐसा है, ये उसने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है? लेकिन उसकी बहन ने तो आके बोला हम 200 साल से भारत से लड़ रहे हैं। ठीक है सर? तो ये देखिए सर इनको ये पता है पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट बाज़ी जो चल रही है ना सर, ये बड़ी मौका परस्ती की स्टेटमेंट बाज़ी बाज़ी है। ठीक ठीक है? जहाँ पर भी आपको एक मौका मिलता है चौका मार लो। तो एकदम मौका परस्ती कर रहे हैं सर ये। कि भई कोई भी मिल जाए तो आप उसको ज़रा मना कर दो, कि नहीं, नहीं आप नहीं, आप नहीं। तो ये देखिए सर ये थोड़ा-सा अब देखो मैं इसको एक थोड़ा-से डिफरेंट तरह से समझाता हूँ सर आपको। पाकिस्तान में ना जब इमरान खान आया था सर, इमरान खान ने एक नारा लगाया था जो इंडिया का यार है, गद्दार है, गद्दार है। ठीक है? ये 2018-19 की बात है सर। 18-19 की बात। 18-19 की बात है। तो ये 18-19 की जो बात है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि ये पूरा जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर चला 18-19 से वहाँ पर जो इंडिया का यार है, गद्दार है, पूरा किया इन लोगों ने। ये करने के बाद आपने क्या देखा सर वहाँ पर कि साहब पूरी तरह से एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना, उसमें इमरान खान आके बैठ गया, उसके बाद उसने जूते खाए, जूते खाने के बाद वो इंडिया के बारे में बात करना शुरू हो गया। और वही लोग बड़े हयो देखो ये तो सर मेरे को ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि कहीं न कहीं कुछ एक वो हो कि ये लो इनका बड़ा कोई प्लान है। प्लान यही है कि भई किसी तरह से इस जगह को डिस्टेबलाइज़ करके रखा जाए। उस डिस्टेबिलिटी के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करी जाए, एंटी म्यांमार और वहाँ पर चाइना के साथ एक्टिविटीज़ करी जाएँ, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब वहाँ पर कौन काम में आता है वो चीज़ करी जाएगी। क्योंकि ये सारे एक थाली के चट्टे-बट्टे हैं सर। तो बीएनपी के तारिक अहमद का आना कोई हाँ, बड़ा चेंज आप बोल सकते हैं कि हाँ जी, ये एक एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से आया है। 17 साल लंदन में बिता के आया है, तो कुछ सीख के आया होगा वहाँ से। पर सर सड़क तो उसको वही सँभालनी है ना। आर्मी के अंदर भी अगर आप देखेंगे, अगर आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल इसके बाप को मार सकता है, तो दैट मीन्स आर्मी के अंदर भी जिहादीपना है। उसके अंदर भी गुट है।
आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट जो था पूरी तरह से तबाह हो चुका है वहाँ पर। आज अगर आपकी भारत बत्ती बंद लाइट ऑफ कर दे तो आपके घर में लाइट नहीं होगी। तो कहीं पे कुछ रास्ता कहीं आउट हो जब तक और आप एकदम से तो ये बोल नहीं सकते कि नहीं-नहीं यार भारत भारत ने हमारी बहुत हेल्प करी है, ज़रा भारत को रोक लो। हम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। तो आपको वो स्ट्रीट ही मार देगी। क्या जो बांग्लादेश की सड़क है आज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? जैसे श्रीलंका में भी एक चीज़ थी, बट वो बदल गए। मालदीव्स के अंदर था, वो बदल गए। उनको पता चल गया यार ये तो मार खाएँगे, मारे जाएँगे हम तो। बट यहाँ पर जो पाकिस्तानियत है ये इनको करने नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है बांग्लादेश के अंदर। तो ये मेरे हिसाब से सर 2-3 साल और ऐसे ही कचरा चलेगा यहाँ पर। ये कहीं नहीं जाता। चाहे जो मर्ज़ी आए ये कचरा यहाँ पर चलेगा क्योंकि जो एक बीज बोया गया है जो अभी का नहीं है सर ये 1973 से बो रहे हैं यहाँ पर। उसका फूल अभी आपको दिख रहा है। उसका फ्रूट आपको दिख रहा है ये। तो कोई जब आप शेख हसीना को देख लीजिए सर, पहले क्या यहाँ पर ज़ियादतीपना नहीं होता था शेख हसीना के साथ? वो भी तो कराती थी यहाँ पर भी एंटी इंडिया एक्टिविटी थी होती थी। हिंदुओं को मारा जाता था और इसने भी तो काफ़ी जगहों पे लोकलाइज़्ड अलायंस करे थे जमात के साथ। दुर्गा पूजा के पंडालों पर अटैक होते थे इनके टाइम में। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पूछूँ, ये जो अगर आप देखें सर जो ग्राउंड पे आज रियलिटी है, वो क्या है? पावर ग्रैब करना है। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? क्या एंटी इंडिया नैरेटिव काम करता है? कि ये वाला नैरेटिव काम करता है कि ये वाला नैरेटिव काम करता है? ये डिसीज़न हमको देखना है कौन किस जगह पे ये जो 2-3 गुट हैं वो लेते हैं बिकॉज़ जो 2 गुट हैं वो तो पूरी तरह से एक एंटी इंडिया है। क्या ये भी उसी जगह पे आके बैठता है? तो फिर आपको पता है सर, ये वही है। या फिर ये बोलते हैं ना बुड्ढी घोड़ी पे लिपस्टिक लगा के खड़ा हो जाता है कि नहीं जी हम एंटी इंडिया नहीं हैं, लेकिन काम पीछे वही हो रहे हैं। तो मेरे को ये 2-3 साल कहीं ये इसका जो chaos है जब सर जब तक इस देश के अंदर एक खुली झड़प नहीं होगी एंड ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ बोल रहा हूँ, खुली झड़प मीन्स खुली सड़क पे झड़प नहीं होगी जहाँ पर एक साइड पावरफुल बन के बाहर ना निकले। अब वो इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मारम काठी हो और एक साइड फिर निकले हाँ जी, मेरे पास दम है। मैं स्ट्रीट भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास आर्मी भी है और मेरे पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी है। जब तक ये तीनों नहीं होता, तब तक जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कहीं नहीं जाता। ये भी बहुत मुश्किल है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसा भी बढ़ी है, अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिसका आपने ज़िक्र किया। बुधवार में ढाका में जिस तरीके से बम फेंका गया, दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, एक और हिंदू की हत्या हो चुकी है और उस्मान हादी की हत्या हो गई आदि जी। जगह-जगह हिंसा, आगजनी, मीडिया हाउसेस पर अटैक, भारत विरोधी नारेबाजियां लगातार चल रही हैं। हमारे उच्चायोग पर पथराव करने की कोशिश हुई है, बल्कि किया गया है, बैरिकेड तोड़ी गई हैं। और इस बीच यूनुस का सर्जियो गोर से टेलीफोन पर चर्चा, या तो सफाई दे रहे हैं या निर्देश ले रहे हैं, किस लिए ये फ़ोन कॉल की गई और उसके बाद ये बयान जारी किया गया कि निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे। इसके तुरंत बाद ये बयान जारी किया गया कि निर्धारित समय पर ही चुनाव होंगे। परसेप्शन तो आमतौर पर ये है कि अमेरिका भी चुनाव टालना चाहता है, यूनुस भी टालना चाहता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ये बयान आया फिर? हुँ। देखिए सर, अमेरिका तो अब क्या बोल सकते हैं सर? इसके अंदर कहीं न कहीं अमेरिका जिस तरह से काम करता है वो क्या बोल सकते हैं उसको? कहीं न कहीं पूरी तरह से अमेरिका का यहाँ पर आप अ, जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो क्या है सर? अमेरिका का स्ट्रक्चर है कि भैया भारत को किसी तरह से कंटेन किया जाए। ठीक है जी? तो ये कंटेन जो किया जाता है अ, वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं। तो ये सब उल्टे-सीधे काम चलते रहेंगे यहाँ पर।
अमेरिका तो चाहता है कि यहाँ पर पूरी तरह से एक एक अराजकता फैले। क्योंकि भारत को कंटेन करने के लिए उसको यही चाहिए कि भई किसी तरह से यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहे, ताकि हम उसका फ़ायदा लेके यहाँ पर उल्टे काम करते रहें। तो ये तो बड़ा क्लियर है हमारे सामने कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया ये चाहता है कि यहाँ पर चलता रहे बस। और भारत का भी एक 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 वो है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर चाइना का भी एक गेम है। क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि भैया कहीं न कहीं चाइना भी थोड़ा-सा यहाँ से, जो चाइना का सदर्न चाइना में बहुत टाइम से, आई थिंक मैंने आपके चैनल पे भी मेंशन करा है कि सदर्न चाइना को भी ब्रीच करने की एक कोशिश है। तीसरा, इस रीजन के अंदर देखिए बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आप इसको इसको जगह चाहिए, अमेरिका को। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर अमेरिका को जगह चाहिए तो वो किधर बैठेगा सर? म्यांमार में तो बैठ नहीं सकता, तो यहीं बैठेगा वो आके। अब अगर वो यहीं पे बैठेगा तो फिर यहाँ पर उसको चाहिए कि भैया अब मेरा मेरा रेट चले रादर देन एनीथिंग एल्स। तो ये फिर से वहाँ पर कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश करेंगे। तो सर ये तो ऐसा है, ये तो आई मीन क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को? आप देखेंगे यहाँ पर एक एक जो जिस तरह से काम किया जा रहा है, जो अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाली है अभी, ठीक है? वो जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर वो भारत और चाइना के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं, बट अपने बारे में बात नहीं कर रहे, यू नो अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो भारत के बारे में, जी नहीं, 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 भारत बड़ा वो है, भारत बड़ा ये है, भारत बड़ा वो है। वो चाइना ना भारत को अभी लड़ाई करने चाह रहा है, चाइना पाकिस्तान के अंदर ये करना चाह रहा है, चाइना उसके यहाँ पर ये करना चाह रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक कंटेनमेंट प्लान है सर, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है रादर दैन एक लोकलाइज्ड पॉलिटिकल गेम। तो यहाँ पर भारत को कैसे इन्वॉल्व करूँ? भैया 2-4 हिंदू मार दो तो भारत घुस जाएगा उसके अंदर, आपको पता है एक बड़ा सेंसिटिव सी चीज़ है। तो वो हाँ जी, घुस जाएँगे अंदर। ठीक है? तो आपने 2-3 हिंदू मार दिए, भारत अभी गुस्सा हो गया और यहाँ पर एक स्ट्रीट में कहीं न कहीं आप एक चीज़ करो कि भैया थोड़ा मोबिलाइज़ करो, ओह जी देखो, ये हो रहा है जी, हिंदू भारत को अटैक करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए। एक्चुअली हमारा कोई लेना-देना नहीं है इसके अंदर। भाई बिल्कुल। ये एक ऐसा देश है सर, मेरे को ये बताइए, ये एक ऐसा देश है जो क्या नाम है, अपनी हमको तंग करने के लिए अपने आप को मार रहा है कि नहीं सर? हमको तंग करने के लिए अपने आप को अगर वो मार रहा है तो भैया उसमें मेरा क्या लेना-देना, मारते रहे यार वो। मेरे हिसाब से तो मारते रहे। कोई चक्कर नहीं है मेरे को। करते रहे, कोई कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है सर। मैं देख रहा था आदि जी, 4 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं जो यूनुस ने नियुक्त किए थे। एक खुदा बख्श चौधरी, ये होम हुँ, मिनिस्ट्री में विशेष सहायक था, राज्य मंत्री का दर्जा था इसको। इसके अलावा एक महफूज आलम है, सूचना प्रसारण का सलाहकार था। एक आसिफ महमूद था, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय में ये विशेष सहायक था। एक नाहिद इस्लाम है, उसने भी रिजाइन किया है। हुँ। इस्तीफों की लड़ी लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि या तो मोहम्मद यूनुस से इनका मोह भंग है, या मोहम्मद यूनुस ने ही ये सब इस्तीफे इन लोगों से ले लिए हैं। माजरा क्या है? सर, सड़क पे जो चीज़ें चल रही हैं, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा उसका। बलि का बकरा बनाया जा रहा है इनको? बस, सी हैव टेकन एक्शन। बस, मैंने एक्शन ले लिया। तो वो एक्शन हो गया तो कहीं न कहीं जी देखिए, ये देखो, ये है, अब देखो मैंने एक्शन ले लिया। वो मारा है इसको तो ठीक है भई, एक्शन ले लिया हमने। बाकी आगे कुछ नहीं है सर ये। ये सब कुछ भी नहीं है। आँखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। और कहीं न कहीं लोग भी भागते हैं ना, उनको भी पता है यार ये कहीं साला हमारे हमारे यू नो हमारे चक्कर में कोई बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, 12 फरवरी को चुनाव होंगे या टलेंगे? अगर होंगे भी तो कोई इतना वो नहीं होगा सर।
अगर होंगे भी तो कोई इतना वो नहीं होगा कि भई ये तो एकदम यू नो अ, पूरा वो है कि भैया एकदम सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तो जाएगा ना, यूनुस तो जाएगा जब सरकार नहीं यूनुस का बनेगी, सारा प्रधानमंत्री यूनुस बनेगा। बचता नहीं है सर। यूनुस तो वैसे भी देखिए उसने बेल्जियम में कहीं न कहीं ऑलरेडी वो बैठा हुआ है। उसने ऑलरेडी जाके बात कर ली है कि अगर मेरे को निकलना पड़े तो ये यू नो मेरे को निकल निकल जाएँगे यहाँ पर। तो उसने ऑलरेडी बात कर ली है वहाँ पर। तो वो बचेगा नहीं, उसका बचना बड़ा मुश्किल है। उसका देखिए वहाँ पर आप देखेंगे यूनुस को यहाँ पर लाया गया था एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जहाँ पर ये जो पावर्स हैं इस वैक्यूम एक वैक्यूम बन जाता है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यूनुस आके वहाँ पे बैठा और जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़ीरो था, एक पूरा आपके स्ट्रीट के ऊपर अराजकता बैठी हुई थी, तो ये जितने भी एक्सप्लॉइटेशन जिनको करनी थी वो घुस गए अंदर। तो यूनुस का रोल वो था। अब उसके आगे इनको ये पता चला कि यूनुस बेवकूफ़ है और ये कुछ कर नहीं पा रहा तो ये इसको तारिक रहमान को लेके आए हैं। जैसे मैंने बोला अभी आगे जाके जिस तरह से वो काम करेगा हमको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर उसके कॉन्टैक्ट्स और ये सब चीज़ें होनी शुरू होती हैं बाहर से और ये दिखेगा सर, स्टेटमेंट्स आएँगी, ये चीज़ें दिखेंगी आपको। तो आपको पता है कि ये उसका रिप्लेसमेंट है, कि भई ये तो चल नहीं रहा और यूनुस पॉपुलर भी नहीं है वहाँ पर सड़क पे, इसको हटाओ यहाँ से और उसको लेके आओ। तो 12 तारीख का इलेक्शन देखिए अब पिछले 3-4 दिनों से रोज़ वहाँ पर वायलेंस चल रही है, और अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से जो अभी क्रिसमस के 1 दिन पहले वहाँ पर एक चर्च के बाहर एक बॉम्ब फेंक के चले गए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो हैं। तो क्या ये एस्केलेट होती हैं? क्योंकि मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि वहाँ पर गोलीबारी बांग्लादेश में पहले डंडा-शंडा और ये सब चीज़ें और काटम-काटी होता था। अब वहाँ पर गोले और गोलियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। तो ये अगर एस्केलेट होता है तो गोलीबारी होगी और तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। वही है ना सर। तो कहना बड़ा मुश्किल है सर, बट मेरे हिसाब से हो भी जाएगा सर। अगर हो भी जाएगा तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि हंग असेंबली तरह आएगी, वीक गवर्नमेंट आएगी वहाँ पर। सड़क पे जो चल रहा है वो आपको देखते मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा और इस अराजकता के बीच में कहीं न कहीं इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। दैट्स द मेन आइडिया और ये अगले 2-3 साल मिनिमम कम से कम 27-28 तक ये ऐसे ही चलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी जुड़ने के थैंक लिए, यू। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अ, दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है, तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर भी करें, साझा करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों के पास भी और ग्रुप्स में भी। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियो, नए प्रोग्राम आएँ, तो उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिले। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।